हेलो व्यूअर्स, आज पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ एक ऐसे टॉपिक को लेकर जहाँ पाश्चात्य काव्य शास्त्र का क्वेश्चन पूछा जाए और इनमें से कोई एक ही क्वेश्चन न हो, यह कल्पना करना गलत है। दोस्तों, आज आपके समक्ष आई हूँ कुछ पाश्चात्य काव्य शास्त्री और उनकी पुस्तक लेकर, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार हमसे पूछा जाता है। बहुत बार ये शिकायत भी हमें सुनने को मिलती है कि मैम ये इनकी बुक्स हैं, ये अंग्रेजी में है, इसलिए हमें याद ही नहीं होती। पहली बात दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है जो याद नहीं होता, बस हम याद करना नहीं चाहते। यदि हम याद करना चाहते हैं तो हर एक पुस्तक, हर एक विचार हमें याद रहता है। कोई भी अगर पुस्तक आप याद करते हो तो उस पुस्तक को इस प्रकार से याद कीजिए कि वो आपके विचारों के साथ सम्मिलित हो जाए, आपके विचारों के साथ मिल जाए। यदि वह आपके विचारों से संबंधित हो जाती है तो वह आपको आसानी से याद हो जाती है। और कुछ ऐसा ही आसान लॉजिक लेकर आज आपके समक्ष पुनः उपस्थित हुई हूँ। आप जानते ही हैं कि मैंने पाश्चात्य काव्य शास्त्र कितने आसान लॉजिक के साथ आपको करवाया है। एक एक काव्य कृति को, एक एक काव्य शास्त्री को आपकी भावनाओं से जोड़ दिया ताकि आपको वो हमेशा के लिए याद रह जाए। आज भी कुछ ऐसा ही प्रयास करने आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। आज हम देखते हैं कुछ पाश्चात्य काव्य शास्त्र के कुछ लेखक और उनकी पुस्तकें कौन कौन सी हैं। देखिए, सबसे पहले लेखक हमारे पास आया सार्त्र। जो सार्त्र हैं, इनकी है बीइंग एंड नथिंग, 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, बीइंग एंड नथिंग। दूसरी इनकी है क्रिटिक ऑफ डायलेक्टिक रीजन, क्रिटिक ऑफ डायलेक्टिक रीजन। दोस्तों, मैं भी मानती हूँ कि पहली बार में इनका पूरा नाम आपको याद नहीं होगा, लेकिन अगर हमें कंपटीशन टेस्ट देना है तो कंपटीशन टेस्ट में ये लिखा हुआ हमारे समक्ष आता है पुस्तक का नाम, और हमारे समक्ष कवि का नाम भी लिखा हुआ आता है। अगर हम इसको लॉजिक में लें और एक शब्द को लॉजिक बनाकर याद रख लें तो वो हमेशा के लिए हमें याद रह जाएगी, हमारा क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। आइए देखते हैं, ये जो छात्र हैं इनकी पुस्तक है बीइंग एंड नथिंग। जो छात्र लोग होते हैं ना, सारत्र को हम कर दें छात्र, जो अपनी भाषा में बोलते हैं ना, शातिर होते हैं, चालाक होते हैं। जो छात्री लोग हैं, बीइंग एंड नथिंग, उनके सामने सब कुछ नथिंग होता है। सब कुछ क्या होता है? नथिंग होता है, क्योंकि उसका डायलेक्टिक रीजन होता है। जो छात्र व्यक्ति हैं उनके सामने सब कुछ नथिंग होता है। जो छात्र लोग हैं वो सब को नथिंग समझते हैं कोई डायलेक्टिक रीजन देकर। ध्यान दीजिए, जो छात्र लोग हैं वो सबको नथिंग समझ लेते हैं, बीइंग एंड नथिंग समझ लेते, सबको नथिंग समझ लेते हैं, और साथ में कोई डायलेक्टिक रीजन भी प्रस्तुत करते हैं। तो जो छात्र लोग हैं, जो चालाक लोग हैं, जो छात्र हैं, वो हर किसी के विचार को नथिंग समझ लेते हैं और साथ में डायलेक्टिक रीजन भी दे देते हैं। दोनों याद हुए। उसके बाद हमारे समक्ष आया मार्टिन हाइडर। अगला राइटर है मार्टिन हाइडर, और जो मार्टिन हाइडर है इनकी बुक है बीइंग एंड टाइम। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बीइंग एंड नथिंग, नथिंग कौन मान लेते हैं? छात्र लोग। और यहाँ है मार्टिन हाइडर। दोस्तों, ये जो हाइडर है ना, इसको हमें हाइडर ही समझ ले। हाइडर कौन होता है? छुपाने वाला, है ना। तो जो हाइड है, हाइड, देखिए जो भी व्यक्ति होता है ना, वो अपने टाइम को क्या करना चाहता है? हाइड कर लेना चाहता है। आपने भी देखा होगा, व्हाट्सएप सभी चलाते होंगे और सभी अपने व्हाट्सएप के टाइम को क्या रखना चाहते हैं? हाइड रखना चाहते हैं। तो बस हम ध्यान रखें कि टाइम को क्या कर देते हैं? हाइडर कर देते हैं। बहुत से लोग टाइम के हाइडर होते हैं, टाइम को हाइड कर दिया जाता है। दोनों का डिफरेंस याद रहेगा। छात्र लोग नथिंग समझते हैं और टाइम को क्या कर दिया जाता है? हाइड कर दिया जाता है। उसके बाद आया कामू। कामू की है मिथ ऑफ सिसिफस।
मिथ ऑफ सिसिफस। दोस्तों याद कैसे रखें, जो कामु व्यक्ति होते हैं ना, जो कामुक व्यक्ति होते हैं, जो काम वासनाओं से ग्रसित व्यक्ति होते हैं, वो सिसिफस सिसिफस करते रहते हैं ना, सिसकियां भरते रहते हैं। तो बस याद रखें, कामु व्यक्ति झूठ बोलते हैं, मिथ बोलते हैं और सिसकियां भर लेते हैं। उसके बाद आता है माओ। अगला राइटर हमारे समक्ष आया माओ। अगर माओ की पुस्तक देखिए तो है प्रॉब्लम्स ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, प्रॉब्लम्स ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। दोस्तों याद कैसे रखें, ये जो माओ है ना, इसको हम माँ बना लें, है ना। माओ को क्या याद रखें, माँ से याद रखें। माँ आओ, हम अपनी माँ को बोलते हैं ना, माँ आइए जरा, तो बस हम याद रखें माँ आओ। क्यों बुला रही है माँ को, क्योंकि प्रॉब्लम्स ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, कि यह आर्ट और लिटरेचर मेरे लिए प्रॉब्लम बन गया है। हम अपनी माँ को कहते हैं ना, माँ जरा सुनिए, माँ आ जरा, है ना, हे माँ आ। क्यों, क्योंकि ये जो लिटरेचर है ना, ये मेरे लिए क्या बन गया, प्रॉब्लम बन गया है। तो बस याद रखो, माँ आओ, ये जो लिटरेचर और आर्ट है ये मेरे लिए प्रॉब्लम बन गया है। उसके बाद आया जोक देरिदा। दोस्तों जोक देरिदा को पीछे की क्लास में हम याद करके आए। जो देरिदा है ना, इसको हमने दादाजी बनाया था। देरिदा को क्या बनाया, विखंडनवाद के जनक माने जाते हैं जोक देरिदा। तो बस वहां हमने याद किया था कि जो देरिदा है इसको हमने दादाजी बना लिया था। दादाजी सबका क्या कर देते हैं, विखंडन कर देते हैं, इनका विखंडनवाद था। तो देखिए इनकी पुस्तक है द एंड ऑफ मैन। ये जो दादाजी है ना, दादाजी वृद्ध होते हैं और वृद्ध व्यक्ति का जल्दी ही क्या हो जाता है, एंड भी हो जाता है। तो बस याद रखें, द एंड ऑफ मैन, वृद्ध मैन का एंड हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, वृद्ध मैन का एंड है, एंड बहुत आएंगे आगे चल के। तो जो दादाजी तो एक मैन है ना, तो जो मैन है, वृद्ध मैन का क्या हो जाता है, एंड हो जाता है ना। वृद्ध दादाजी का एंड हो जाता है, दादाजी जो वृद्ध मैन है उनका एंड हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो ग्रामेटोलॉजी का प्रयोग करते हैं। वो जब एंड नहीं हुआ था तो ग्रामेटोलॉजी का प्रयोग करते थे, और राइट एंड डिफेंस, और सबको डिफेंस के राइट समझाते थे। दोस्तों इसको मैंने याद किया अपने दादाजी से, आप भी अपने दादाजी से इनको जोड़ सकते हो कि मेरे जो दादाजी थे वो एक दादाजी थे, वो मैन थे, और जब वो मैन थे वो ऐसे मैन थे कि वो हमेशा ग्रामेटोलॉजी का प्रयोग करते थे और डिफेंस से रिटायरमेंट थे। तो वो क्या थे, डिफेंस, राइट एंड डिफेंस, यहाँ पर भी क्या चलाते थे, डिफेंस का राइट चलाते थे। दोस्तों याद कीजिएगा कि मेरे जो दादाजी हैं वो दादाजी एक मैन हैं, और वो मैन ग्रामेटोलॉजी, ग्राम में भी किसके चलाते हैं, किसके राइट चलाते हैं, डिफेंस के राइट चलाते हैं। तो आप भी अपने दादाजी से याद रखिएगा कि जो दादाजी हैं ये वृद्ध व्यक्ति हैं, वृद्ध मैन हैं, इसलिए इनका एंड हो गया अब तो। लेकिन पहले ये हमेशा गांवों में भी क्या चलाते थे, डिफेंस के राइट चलाते थे। तो राइट एंड डिफेंस याद रहेगा किसके हैं, जोक देरिदा के। उसके बाद हमारे समक्ष आया रोला बार्थ। रोला बार्थ, इनकी पुस्तक है द डेथ ऑफ ऑथर। द डेथ ऑफ ऑथर, देखिएगा ये जो द डेथ ऑफ ऑथर का अर्थ होता है क्या, ऑथर की मृत्यु। जब ऑथर की डेथ हुई तो क्या मचने लगा, रोला मचने लगा। ध्यान दीजिए मेरे शब्दों पे, ऑथर की डेथ पर रोला मच गया। दादाजी तो बूढ़े थे इसलिए उस मैन की डेथ हो गई, लेकिन जब ऑथर की डेथ हुई तो क्या मच गया, रोला मच गया। तो ऑथर की डेथ पर क्या मचा, रोला मच गया। उसके बाद है कार्ल मार्क्स, ये आपको याद ही रहती होगी, क्या है, दास कैपिटल। उसके बाद है थॉमस लव पिकॉक। अगला राइटर है हमारा थॉमस लव पिकॉक। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसका हम पिकॉक शब्द को उठाते हैं, और इनकी पुस्तक है द 4 एज ऑफ पोएट्री। द 4 एज ऑफ पोएट्री, यहाँ से हम याद रखें किसको, 4 एज को। 4 4 और एज 4 साल की एज में भी हमें क्या हो जाता है, पिकॉक से लव हो जाता है। पिकॉक से क्या हो जाता है, लव हो जाता है। 4 साल की एज में हमें पिकॉक से
लव हो जाता है। ध्यान रहेगा, फॉर एज में हमें क्या हो जाता है, पीकॉक से लव हो जाता है। आगे हम देखते हैं, आगे है शैली। जो शैली है उसकी है द डिफेंस ऑफ पोइट्री। तो दोस्तों जो डिफेंस की जो पोइट्री होती है उसकी शैली ही अलग होती है। डिफेंस की पोइट्री की शैली ही अलग होती है। उसके बाद आया लेविस। तो जो ये सीडी लेविस है, इसका पूरा नाम है सीडी लेविस। तो ये जो सीडी लेविस है इनकी है द पोएटिक इमेज। दोस्तों जो लेविस की पैंट पहनता है ना, सीडी लेविस की पैंट, उसकी इमेज ही अलग बन जाती है ना। जो हम देखते हैं कि सीडी लेविस कंपनी है, इसकी पैंट आती है, इसकी जींस आती है, जब इसकी पैंट कोई व्यक्ति पहने देखता है तो उसकी इमेज ही अलग बन जाती है। बस याद रखिएगा सीडी लेविस की क्या है, द पोएट्रिक इमेज है। उसके बाद आया मैथ्यू अर्नाल्ड। दोस्तों मैथ्यू अर्नाल्ड की पुस्तक है कल्चर एंड अनार्की, दूसरी है लिटरेचर एंड ड्रामा, तीसरी है एसेज ऑन चर्च एंड स्टेट, और चौथी है द फंक्शंस ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम। दोस्तों ध्यान दीजिए, याद कैसे करें। ये मैथ्यू अर्नाल्ड है, और ये जो अर्नाल्ड जी हैं, मैथ्यू अर्नाल्ड हैं, इनकी पुस्तक में देखो, पुस्तक में आ रहा है अनार्की। अनार्की एक स्त्री होती है जो क्या करती है, ड्रामा करती है। अनार्की एक स्त्री है जो क्या कर रही है, ड्रामा कर रही है। कहाँ जाकर, चर्च के, स्टेट के चर्च में जाकर। अनार्की ड्रामा करती है कहाँ, स्टेट के चर्च में जाकर, और क्या कर देती है वहां जाकर, प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय में क्या करती है, वर्तमान समय। देखो अनार्की ड्रामा करती है चर्च के स्टेट में जाकर, प्रेजेंट टाइम में। तो क्या करती है वो, मैथ्यू, मिथ बोलती है, झूठ बोलती है, मैथ्यू होती है। दोस्तों ध्यान दीजिए, मैथ्यू क्या करती है, अर्नाल्ड कर लेती है, मैथ्यू की तरह अर्नाल्ड करती है, झूठे व्यक्ति की तरह बोलती है। तो ध्यान दीजिएगा, अनार्की ड्रामा करती है चर्च के स्टेट में, प्रेजेंट टाइम में, स्टेट के चर्च में जाकर प्रेजेंट टाइम में अनार्की ड्रामा करती है। चाहे ये कर लो, अनार्की ड्रामा करती है चर्च, स्टेट के चर्च में जाकर प्रेजेंट टाइम में। तो क्या बोलती है वो, झूठ बोलती है। ड्रामा करती है तो झूठ ही बोलती है ना। हम अपनी कॉमन भाषा में कहते हैं ना, ड्रामा कर रही है, यानी मिथ्यू बोल रही है। तो मिथ्यू से याद रख लेना कि अनार्की ड्रामा करती है स्टेट के चर्च में जाकर, प्रेजेंट टाइम में वह सब मिथ्यू होता है। उसके बाद आया फ्रैंक रेमंड लीविस। दोस्तों रेमंड की भी जींस आती है, आपने देखा होगा कि फ्रैंक रेमंड की जो लीविस पहनता है वो न्यू बियरिंग इन इंग्लिश, वो इंग्लिश की बियर पीता है। जो फ्रैंक रेमंड लीविस की जींस पहनता है वह न्यू बियरिंग इन इंग्लिश, वह इंग्लिश की नई बियर पीता है। और फिर क्या करता है, रेगुलेशन, ट्रेडिशन एंड डेवलपमेंट इन इंग्लिश पोइट्री, तो उसका इंग्लिश में डेवलपमेंट हो जाता है। फिर है द कॉमन परसूट, जो कॉमन लोग हैं वो उसको क्या करते हैं, प्रसूट कर देते हैं, सलूट कर देते हैं। द ग्रेट ट्रेडिशन, क्योंकि वह एक ग्रेट, उनकी नज़रों में वह ग्रेट बन जाता है, किसकी तरह, अन्ना हजारे की तरह। और उसको फिर डिफेंस के द्वारा नोबलिस्ट भी कर दिया जाता है। पुनः देखिएगा कि जो फ्रैंक रेमंड लीविस की जींस पहनते हैं वो न्यू बियर पीते हैं, बियर पीकर क्या करते हैं, उनका इंग्लिश में डेवलपमेंट हो जाता है। तो फिर लोग उसे क्या करते हैं, प्रसूट करते हैं। द कॉमन, जब कॉमन लोग होते हैं वो उनको सलूट कर देते हैं, किसकी तरह, वो ग्रेट बन जाते हैं, किसकी तरह, अन्ना हजारे की तरह। और फिर उन्हें नोबलिस्ट भी कर दिया जाता है। ये सभी किसकी हैं, फ्रैंक रेमंड लीविस की। दोस्तों आशा रखती हूँ ये लॉजिक से आपको ये रचनाएं याद हुई होंगी, नहीं तो आप क्लास को रोक कर 2 बार देखो, 3 बार देखो, अच्छे से ही आपको याद हो जाएंगी। वैसे इनको याद रखना बड़ा ही
मुश्किल काम होता है। तो इस तरह से हम लॉजिक को लगाकर इनको याद रख लें। आइए कुछ और भी राइटर बचे हुए हैं जिनकी पुस्तक हम देखते हैं। अगला राइटर हमारा आता है मिडलटन मरे। अगला पाश्चात्य काव्य शास्त्री हमारा है मिडलटन मरे। मिडलटन मरे की पुस्तक है द प्रॉब्लम ऑफ स्टाइल। हम याद कैसे रखें, देखो जो मिडलटन मरे है ना, इसमें हम मरे को याद रखें। और इनकी पुस्तक कौन सी है, प्रॉब्लम ऑफ स्टाइल। आजकल लोग किस पर मरते हैं, स्टाइल पर मरते हैं, याद रहेगा हमें। मरते किस पर हैं, मरे, मरे किस पर है, स्टाइल पर। अगला हमारे पास राइटर आता है एजरा पाउंड। इनकी पुस्तक है ABC ऑफ रीडिंग। देखिए आज का माजरा ही समझ नहीं आता, एजरा को हम क्या बना लें, माजरा बना लें। माजरा ही समझ नहीं आता किसका, ABC रीडिंग का। जो ABC की रीडिंग करते हैं उसका माजरा ही समझ नहीं आता है। देखिए अगला है हमारे पास राइटर है विलियम एम्पसन। विलियम एम्पसन की पुस्तक है 7 टाइम ऑफ एम्बिगुइटी। तो देखो जो एम्पसन है, एम्पसन कितने टाइम करते हैं हम, 7 टाइम। याद रखिएगा एम्पसन कितने टाइम किया जाता है, 7 टाइम किया जाता है। अगला राइटर हमारे पास है जॉन क्रो रेनसम। जॉन क्रो रेनसम है इनकी पुस्तक है गॉड विदाउट थंडर और दूसरी है द वर्ड्स बॉडी। याद कैसे रखें दोस्तों, ये जो जॉन क्रो रेनसम है इसमें से क्रो को हम याद रख लें। क्रो का अर्थ क्या होता है, कौवा हुआ करता है। कौवा कैसे बोलता है, विदाउट थंडर। गॉड विदाउट थंडर यानी गॉड की परमिशन के बिना ही बोलता है। कौवा जो है वो विदाउट गॉड परमिशन के बोलता है, इसलिए उसके प्रत्येक जो वर्ड होते हैं ना वो भी उसकी बॉडी के जैसे काले ही होते हैं। याद रखिएगा, कैसे याद रखिए, जॉन क्रो रेनसम है, इसका क्रो को हम याद रखें। क्रो का अर्थ कौवा होता है, तो जो क्रो है वो गॉड की विदाउट परमिशन के बोलता है, इसलिए उसके वर्ड्स भी उसकी बॉडी की तरह ही काले होते हैं। देखिए अगला राइटर हमारे पास आया एलन टेट। दोस्तों एलन टेट की पुस्तक है आनंद लिमिट्स ऑफ पोइट्री, दूसरी है द फॉरलॉर्न डेमन। याद कैसे रखें, जो एलन टेट है इसको हम टेट को याद रखिए। इसमें जो टेट होता है ना हमारा, एच टेट होता है, एस टेट होता है, सी टेट होता है। ये जो टेट होता है ना, ये टेट हमारे आनंद की क्या लगा देता है, लिमिट से लगा देता है। टेट की हम तैयारी करते हैं और इतनी तैयारी करते हैं हमारे सभी जो आनंद होते हैं उन पर लिमिट से लग जाती है। आनंद की लिमिट से लग जाती है तो कैसे हो जाते हैं हम, डेमेन के जैसे हो जाते हैं। याद रखिएगा ये जो टेट है ये हमारे सभी आनंद को लिमिट में बांध देता है, इसलिए हम डेमेन बन जाते हैं। यानी रात दिन हम पढ़ाई ही करते हैं, हमें पता नहीं चलता, हम हमेशा क्या रहते हैं, डेमेन बन जाते हैं। अगला राइटर आया आर.पी. ब्लैकमर। आर.पी. ब्लैकमर की पुस्तक है लैंग्वेज एंड जेस्चर, दूसरी है लायन एंड द हनी कॉम्ब। दोस्तों याद कैसे रखें, इसमें एक जो ब्लैक मर शब्द आया इसको हम ब्लैकमेल करके याद रख लें, है ना। ब्लैकमेल किस लिए करते हैं, या तो कोई हमें ब्लैकमेल करता है कब, हमारी लैंग्वेज को देखकर या फिर हमारे हनी कॉम्ब को देख कर कि हम बालों में किस प्रकार से कॉम्ब करते हैं, या तो उसको देखकर हमें कोई ब्लैकमेल करता है या फिर हमारी लैंग्वेज के आधार पर हमें ब्लैकमेल किया जाता है। तो बस याद रखिए ये जो ब्लैकमर है इसकी 2 पुस्तकें, एक लैंग्वेज एंड जेस्चर और दूसरी लायन एंड द हनी कॉम्ब। अगला राइटर हमारे समक्ष आ रहा है केनेथ बर्क। केनेथ बर्क की पुस्तक है द ग्रामर ऑफ मोटिव, दूसरी है परमानेंस एंड चेंज। देखिए याद रखिएगा ये जो वर्क है इसको हम वर्क कर ले, वर्क का अर्थ कार्य होता है ना, तो वर्क को हम वर्क से याद रखें। वर्क किस पर करते हैं, हम ग्रामर पर करते हैं। ग्रामर के जो मोटिव होते हैं उन पर क्या करते हैं, हम वर्क करते हैं। और ये वर्क कैसे हो जाते हैं, एंड चेंज हो जाते हैं। जब वर्क हम ग्रामर के मोटिव पर वर्क करते हैं तो ये एंड चेंज हो जाते हैं, एक दूसरे में बदल जाते हैं। आइए अगला हमारे पास राइटर आया क्विंथ ब्रुक्स। क्विंथ ब्रुक्स की पुस्तक है द वेल रोट अर्न।
द वेल रोट अर्न। याद कैसे रखें, ये जो क्विंथ ब्रुक्स है इसमें से हम ब्रुक्स को बुक्स बनाकर याद रखेंगे कि जो बुक्स होती है वो क्या होती है, द वेल रॉट अर्न होती है। जो हम अगर बुक्स लिखते हैं ना या बुक्स पढ़ते हैं तो ये हमारी सबसे अच्छी कमाई बन जाती है। तो बस याद रखिएगा कि बुक्स जो ब्रुक्स है इसको हमने बुक्स बनाया, इसकी पुस्तक क्या थी, द वेल रोट अर्न। अर्न का अर्थ होता है कमाना, है ना, तो बस हम उसी से याद रखें कि बुक्स से हम वेल रोट अर्न कर लेते हैं। ये थे हमारे कुछ पाश्चात्य लेखक और उनकी पुस्तकें। अब कुछ हमारे समक्ष परीक्षा के लिए उपयोगी कुछ शब्द हैं और उसके प्रवर्तक हैं। कुछ शब्द हमसे पूछ लिए जाते हैं कि ये शब्द, इस शब्द के प्रवर्तक कौन थे। देखिएगा, शब्द सबसे पहले हमारे पास है तनाव। तनाव, इसके प्रवर्तक थे एलेन टेट। दोस्तों याद रखिएगा, जो टेट है ना, टेट हमारा जिसको हम एच टेट कहते हैं, सी टेट कहते हैं, ये जो टेट है ना ये क्या उत्पन्न कर देता है, तनाव उत्पन्न कर देता है। टेट हमारे मस्तिष्क में तनाव उत्पन्न कर देता है। दूसरा आया विरोधाभासी शब्द, किसके द्वारा दिया गया है, रॉबर्ट पेन वारेन। देखिए, जब ये टेट से हमारे मस्तिष्क में क्या होता है, तनाव उत्पन्न होता है, तो विरोधाभास के कारण क्या होता है, पेन होने लगता है। विरोधाभास से क्या होता है, हमें पेन होने लगता है। अगला है तनाव। अगला शब्द हमारे पास आया कि तनाव, विडंबना और विसंगति। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये किसके हैं, क्विंथ ब्रुक्स के हैं। क्विंथ ब्रुक्स के हैं और ब्रुक्स को हमने बुक्स से याद रखा कि यह हमारे भाग्य की विडंबना होती है कि ये पुस्तक जो बुक्स हैं इनमें क्या पाई जाती है, विसंगति पाई जाती है। ये हमारे यहाँ से तनाव शब्द को हटा दीजिएगा, विडंबना और विसंगति। तो ये हमारे भाग्य की विडंबना होती है कि इन बुक्स में क्या पाई जाती है, विसंगति पाई जाती है, जिसके कारण टेट में हमें तनाव बन जाता है और इस विरोधाभास के कारण बड़ा ही पेन उत्पन्न होता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ये कुछ शब्द थे और ये इनके प्रवर्तक थे। आशा रखती हूँ कि ये पाश्चात्य लेखक और उनकी पुस्तकें अच्छे से याद हुई होंगी। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी, वास्तव में यदि आपको ये याद हुए हैं, तो क्लास को लाइक करना मत भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। ऐसे ही रोचक तथ्य लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होती रहूँगी। धन्यवाद।